सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग विद द मस्कुलर टिश्यू। एक थर्ड टाइप टिश्यू का है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेडिंग आपका रहेगा मस्कुलर टिश्यू, राइट? दैट इज यू हैव व्हाट यू हैव टू डू। आपको हेडिंग लगाना है मस्कुलर टिश्यू। ओके, सो स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन की, राइट? सो इट्स कम्प्लीटली मेजोडर्मल इन ओरिजिन। दैट मीन्स जो जर्म लेयर होते थे, तीन जर्म लेयर थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जिसमें से जो मेसोडर्म यानी कि जो मिडल वन लेयर है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू। बट यहाँ एक्सेप्शन दिया गया है इरिस मसल्स। जो इरिस मसल होते हैं हमारे आई के, दैट इज द ओरिजिन फ्रॉम एक्टोडर्मल। जब भी कोई एक्सेप्शन आता है, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट? मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इसकी हाई रहते हैं, तो आप इसको जरूर मार्क करिए। इरिश मसल्स जो है, इट्स अ टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड इट इज originated from ectodermal layer, while other muscles are completely mesodermal in origin, right? Apart from that, muscular tissue की अगर हम ज़्यादा बात करें, so it forms approximately 40 to 50% of the body weight in human, राइट? सो एक पर्टिकुलर अगर ह्यूमन बॉडी 100 kg की है फॉर एग्जांपल, देन द वेट फॉर द मस्कुलर टिश्यू विल बी फ्रॉम रेंजिंग 40 to 50 kilograms, right? Apart from that, the total number of muscles in a human body will be the 639, यानी कि 639. These are the important things, right? So you have to mark these things. The total number of muscular specific tissue muscles in our human body will be 639, right? And it will cost what? The weight will be from 40 to 50% of the total human body weight, right? Apart from that, आगे बढ़े अगर हम, so next human body की अगर हम specifically बात करें, so in human body the largest, or I can say the biggest one muscle, that is the gluteus maximus. क्या नाम है इसका? ग्लूटियस मैक्सिमस, दैट इज द हिप मसल्स। नोट करते रहिएगा, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, राइट? ये लार्जेस्ट या आई कैन से बिगेस्ट है ग्लूटियस मैक्सिमस, दैट इज द हिप मसल्स। लॉन्गेस्ट की बात करूं, देन इट विल बी सार्टोरियस। अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूं, दैट इज सार्टोरियस, दैट इज द बैक मसल्स। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की बात करूं, दैट विल बी दी मैजेस्टर, दैट इज जो मसल्स, दे आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट वन। लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल की बात करें हम, दैट इज दी रेक्टस एब्डोमिनिस। longest smooth muscle, that is the rectus abdominis, right? Apart from that, the shortest muscle की हम बात करें, then it will be the stapedial muscle, that will be the shortest one, right? तो यहाँ आपको ये सारे पॉइंट्स ह्यूमन बॉडी के याद रखने हैं। लार्जेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट के साथ स्मूथ कौन सा है, और शॉर्टेस्ट मसल कौन सा है, राइट? लॉन्गेस्ट में दो दिया है यहाँ पर, एक है लॉन्गेस्ट, राइट? एंड सेकेंड विल बी दी लॉन्गेस्ट बट स्मूथ वन, राइट? सो इन सभी के नाम्स जो आ रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर द नेम, right? Now some special, or I can say important muscles in your specific body. कुछ special muscles है, like auricular muscles, that is the specific muscle present in pinna, right, and not in the auricles. Next, papillary muscles, that is in ventricles of the heart, that is not in pupil. प्यूपिल में प्रेजेंट नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हार्ट होता है एडल्ट वगैरह का, उसकी जो वेंट्रिकल्स है, उसके अंदर पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है, राइट? आईबॉल की अगर हम बात करें, तो आईबॉल में रेक्टस मसल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, शार्क की बात करें, इन शैंक, इन शैंक, दैट इज द काफ रीजन, दैट इज नो रीजन फ्रॉम दिस स्टमक, बिहाइंड दिस स्टमक। स्टमक के अलावा एक रीजन है हमारी बॉडी में प्रेजेंट था, उसके जो मसल्स है, दैट इज गैस्ट्रोनेमियस मसल्स। क्या कहते हैं उसको? गैस्ट्रोनेमियस मसल्स। और रिब के बिटवीन, दो रिब के बीच में जो मसल्स होता है, दैट इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। अपर आर्म, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ये हमें पता है, राइट? कोई बाइसेप निकालता है जिम जाके, कोई ट्राइसेप करके आता है, दैट इज द अपर आर्म मसल्स, राइट? इन थाई रीजन, अगर हम थाई रीजन की बात करें, तो वहां पे जो मसल्स प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिस, क्या कहते हैं उसको? क्वाड्रिप्स कहते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम दूसरे मसल्स की बात करें, that is the segmental muscles, that is on either side of the vertebral column. Vertebral column जो है, उसके साइड की जो मसल्स है, उसको कहते हैं segmental muscles, that is the vestigial in humans. And the last one, that is the pectoralis. Pectoralis major and minor.
दो अलग अलग मसल हैं, एक मेजर होती है वाली एक माइनर होती है, पेक्टोरलिस दैट इज द फ्लाइट मसल्स इन बर्ड, जो उड़ते हैं ना उसके प्ले कर। और आई कैन सी चेस्ट मसल्स इन मैमल्स, मैमल्स की चेस्ट के मसल्स को क्या कहते हैं, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। ये बर्ड्स जो है उसमें भी प्रेजेंट होता है, उड़ने में हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट, इन मसल्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है दैट विल बी दी सेल, जबकि नर्वस सिस्टम जो हमने पढ़ी उसमें न्यूरॉन्स था, राइट। अब अगर यहाँ पर हम बात करें मसल्स में, तो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो डिफरेंट होता है, दे आर डिफरेंट, राइट। सो द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल टिश्यू दैट इज मसल फाइबर और आई कैन से मसल सेल। ठीक, यहाँ जो चीज आपको याद रखनी है वो है मसल फाइबर और मसल सेल, और ये उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है, इट्स द स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट नहीं है, दैट विल बी दी डिफरेंट वन, राइट। तो किस तरीके से मसल फाइबर दिखता है, मसल फाइबर और आई कैन से मसल सेल्स लुक्स लाइक पॉइंटेड है दोनों साइड पे, राइट। उसके बीच में आपको उसका ऑब्वियसली न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स देखने को मिलेंगे, सार्कोप्लाज्म यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, राइट, मायोफिब्रिल। अच्छा, ये मायोफिब्रिल जो है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में हेल्प करता है। एक्टिन एंड मायोसिन जो फाइबर्स होते हैं वो उसको क्या हेल्प करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा सार्कोलेमा प्रेजेंट होता है, अपर मोस्ट कॉर्नर जो लाइन है दैट वन, एंड सार्कोजोम्स जो लाइसोसोम्स होते हैं उस टाइप की वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज सार्कोसोम्स, राइट। इजी है स्ट्रक्चर, वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है मसल्स फाइबर्स का, दोनों साइड पे पॉइंटेड एंड है, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है मसल्स के बोथ विल बी दी डिफरेंट वन, आई कैन से सेपरेट वन, राइट। जबकि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल यूनिट की अगर हम बात करें देन इट विल बी दी मसल्स है, तो वो कौन सा है, मसल्स है। आगे बढ़ते हैं अब, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसके, मसल फाइबर के, राइट। तो जैसे अभी मैं बता रहा आपको, राइट, सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेंशन किए, जैसे सार्कोलेमा, सो दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। सार्कोलेमा क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। नेक्स्ट, सार्कोप्लाज्म द अप स्पेसिफिकली प्रोटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो मतलब एक टाइप का फ्लूइड मटेरियल है, ये सार्कोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है एक फ्लूइड मटेरियल है। नेक्स्ट, मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला अभी भी, सब यूनिट ऑफ मसल फाइबर, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइबर है जो उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, राइट। एंड द लास्ट वन इज विल बी दी सार्कोजोम्स, दैट इज दी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल। इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक अभी आपने जो सेल पढ़े होंगे ना, अभी इसमें आएगा सेल नाम का चैप्टर, उससे पहले आपने आई थिंक 8 और 9th क्लास में भी सेल पढ़ा है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल, राइट। ऐसी चीजें आपने पढ़ी होगी, राइट। तो यहाँ उसको पावर हाउस कहते हैं, राइट। अब पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कशन में आपको थोड़ा बता रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज नोन एज, क्वेश्चन इज दिस, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस, राइट। So the reason behind it is that it produce high number of energy in the form of ATP। इस फॉर्म में प्रोड्यूस करती है ATP। What is the full form of ATP? ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दैट मीन्स एक एडेनिन का जो मॉलिक्यूल होता है बच्चों, सिंगल एडेनिन मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हैं। कितने, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है उसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ना, दैट इज द हाई एनर्जी बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है हाई एनर्जी बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। कब, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेंगे कितने, 2 फॉस्फेट, राइट। तो इसको कहते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब 2, यानी कि एटीपी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, इसमें एडीपी, और एडीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। किसी वजह से अगर ये बॉन्ड भी टूट जाए और ये फॉस्फेट भी रिलीज हो जाए तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक सिंगल फॉस्फेट। सिंगल का मतलब होता है मोनो, तो ये एडीपी जो है इट्स कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू एएमपी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी। क्लियर हो गया, दैट इज एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट।
तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट, और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है तीन फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ रिएक्शन आपने देखी एटीपी एडीपी में, और एडीपी फर्दर एएनपी में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। क्या इसका उल्टा हो सकता है, वाइस वर्सा, राइट, वाइसा वर्सा हो सकता है इसका, बिल्कुल हो सकता है। अगर एएमपी मॉलिक्यूल को आप सिंगल फॉस्फेट दोगे तो वो बॉन्ड बना के एडीपी में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। मोनो है, एक फॉस्फेट है, आपने एक दिया तो एक और एक दो हो जाएंगे उसके पास, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सो एएमपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। सेम अगर एडीपी मॉलिक्यूल है तो ये रिएक्शन भी वैसा वर्सा देखिए, एडीपी में अगर एक फॉस्फेट ऐड किया जाए तो इट विल कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट विल बी द हायर एनर्जी अमाउंट कंपाउंड, राइट। अब ये बनता कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने ये प्रोसेस सुनी होगी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, राइट। पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज विल बी दी 6 कार्बन कंपाउंड, पायरुवेट विल बी दी 3 कार्बन कंपाउंड, राइट। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो दोनों साइड जो एरो आप बनाते हो ना इस टाइप का, तो उस एरो के दोनों साइड, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड की दोनों भी जो रिएक्शंस की जो भी कंपाउंड मिलते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, जबकि इस साइड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इस मीन्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल या तो लॉस्ट हुए होंगे या कहीं और गए होंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूं 3 कार्बन मॉलिक्यूल की कोई टोटल 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि जो पायरुवेट एसिड बन रहा है वो टोटल कितने बन रहा है, 2। तो 3 कार्बन का एक और 2 मतलब 6 कार्बन, बैलेंस हो गई रिएक्शन, राइट। तो ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप रिएक्शन है, मतलब 10 अलग अलग स्टेप में होती है, जिसमें पहले 5 जो है उसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, और आई कैन से इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें 2 एटीपी इन्वेस्ट किए जाते हैं, मतलब रिएक्शन को शुरू करने के लिए 2 एटीपी दिए जाते हैं। और लास्ट स्टेप नंबर 6 to 10 जो है उसको कहते हैं पे ऑफ। क्या कहते हैं उसको, पे ऑफ, यानी कि वहां पर हमें एनर्जी मिलती है। तो आप खुद सोचिए और मुझे बताइए, जैसे ग्लूकोज को मतलब रिएक्शन शुरू होने के लिए मैं आप 2 एटीपी दे रहा हूँ, राइट। रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए कितने एटीपी मैं दे रहा हूँ, 2 एटीपी, और जब रिएक्शन खत्म हो रही है तो मुझे ओवरऑल वो 4 एटीपी मॉलिक्यूल दे रहा है। ओवरऑल कितने मुझे मिल रहे हैं, 4 एटीपी मिल रहा है। सो व्हाट इज माय नेट गेन, मुझे टोटल अमाउंट कितना मिला। मेरा 2 तो इन्वेस्टमेंट है बच्चों, 2 एटीपी का क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और लास्ट में जब पायरुवेट बन जाता है तो मुझे टोटल 4 एटीपी मिलते हैं। तो मेरा जो नेट एटीपी गेन है दैट इज 2 एटीपी। मेरा नेट एटीपी क्या है, 2 एटीपी, एंड दैट विल बी द क्वेश्चन ऑफ नीट। नीट में पूछा जाता है, सिर्फ एक ही वर्ड का कमाल है, दैट इज नेट। वर्ड इज नेट, NENT। अगर आपको पूछा जाए कि भाई ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन में आपको टोटल कितने एटीपी मिलते हैं, योर आंसर विल बी 4। अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन में आपको नेट कितने एटीपी मिलते हैं, देन योर आंसर विल बी चेंज्ड फ्रॉम 4 to 2। कितने नेट मिलते हैं, मतलब आपकी प्रॉफिट क्या है, देन द आंसर विल बी 2 एटीपी ओनली, बिकॉज 2 एटीपी इज इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट 5 स्टेप। क्लियर। अब यहाँ जो पायरुवेट मॉलिक्यूल 2 बने हैं, इन दोनों पायरुवेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना है, तो इसको लेकर जाएंगे कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहां लेके जाएंगे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में इसका ब्रेकडाउन होगा, जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया, इसलिए इसको क्रेब्स नाम दिया गया है। तो क्रेब्स साइकिल्स में ये 1 सिंगल पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है ब्रेकडाउन होके एनर्जी बनाती है। कितनी एनर्जी बनाती है मुझे सोच के बताइए। सी, एक सिंगल ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन होती है और क्रेब साइकिल शुरू होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो ये सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ये पूरी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये टोटल 38 एटीपी देता है। तो 38 एटीपी जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनते हैं, ये कुछ ज्यादा ही हाई नंबर है। क्लियर है, जो कहां से बन के आ रहा है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया से बन के आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं,
सेल का पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो एनर्जी मिल रही है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। अब अगर ये अनएरोबिक रिएक्शन में जाता, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर ये प्रोसेस होती तो क्या होता? अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, क्योंकि एब्सेंस है तो ये जाएगा मसल्स में, यानी कि हमारे जो मसल्स है वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। दैट मीन्स वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इस रिएक्शन के लिए। तो जब भी ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है और पायरुवेट अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाता है, या तो ईस्ट नाम के सेल में जाता है, या फिर ईस्ट जो है पूरा अलग ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्युलर, राइट, उस ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज पायरुवेट बनता है और पायरुवेट अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है, राइट। तो ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसके बेस पे आप एज्यूम करिए कितनी एनर्जी मिलेगी। कैन यू इमेजिन, यहाँ आपको सिर्फ सिर्फ 2 एटीपी मिलेगी टोटल रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद, टोटल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। अगर ये हमारे ह्यूमन के या एनिमल्स के मसल सेल में रिएक्शन होती तो यहाँ रिएक्शन खत्म होते होते भी हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी ही मिलते। कितने एटीपी मिलते हैं हमको बच्चों? सिर्फ 2 एटीपी। अब सोचिए अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 38 एटीपी मिलते हैं, और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो सिर्फ केवल 2 एटीपी मिलते हैं। समझ में आया डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? क्यों क्यों इसको पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि ये इसकी जो एनर्जी बना रहा है वो कुछ ज्यादा ही हाई है, राइट। जो एनर्जी बन के आ रही है दैट्स टू हाई। देखिए कहाँ नंबर 2 और कहाँ नंबर 38, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो करीबन 36 एटीपी का डिफरेंस है, और 38 एटीपी का डिफरेंस मतलब कुछ ज्यादा ही डिफरेंस हो गया। क्लियर हो गया ये टॉपिक? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अलग चीजों के बारे में, इसके टाइप्स की बात करनी है मसल्स के, राइट। सो ओवर हियर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरीज इन डिफरेंट मसल सेल्स, राइट। मसल्स के कुछ अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि कार्डियक मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, या फिर उसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, और विसरल मसल्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये अलग अलग मसल्स के टाइप्स है, और उस टाइप्स के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर उसके न्यूक्लियस के नंबर्स होते हैं। सो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, आपको पता है कि एक अगर सेल हो तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और सिंगल सेल है वो सिंगल न्यूक्लियस, बट इन दैट केस ऑफ मसल सेल्स देयर विल बी वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। सो इस स्टेटमेंट को नोट करके रखना है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरीज इन डिफरेंट मसल सेल्स, राइट। डिफरेंट सेल्स नहीं, मसल सेल्स, और यू कैन से मसल फाइबर, राइट। मसल cells and muscle fibers are the equal one, right? Now the skeletal muscle of the vertebrates also contain an energy rich compound. skeleton muscle जो हमारे पास है उस skeleton muscle के पास इसका खुद का, राइट, वर्टिब्रेट्स के पास जो skeletal muscle है उसके पास खुद का उसका एक एनर्जी कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है? एनर्जी रिच कंपाउंड, और उसको कहते हैं फोस्फोजन। नोट करिएगा, नीट का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या कहते हैं उसको? फोस्फोजन। और फोस्फोजन जो है, इस फोस्फोजन का जो दूसरा नाम है दैट विल बी क्रिएटिन फॉस्फेट। क्या नाम है? क्रिएटिन फॉस्फेट। एंड इन केस ऑफ मेजोरिटी ऑफ हायर इनवर्टिब्रेट्स इट इज आर्जिनिन फॉस्फेटेज। क्लियर? अगर हम हायर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स के केस में ये आर्जिनिन फॉस्फेट होता है। किसके केस की बात कर रहे हैं हम? हायर इनवर्टिब्रेट्स। तो ये स्टेटमेंट भी आपका एक्सेप्शन का स्टेटमेंट हुआ। अगर ये वर्टिब्रेट्स है तो वर्टिब्रेट्स मतलब फोस्फोजन एंड आई कैन से क्रिएटिन फॉस्फेट। क्या? फोस्फोजन एंड क्रिएटिन फॉस्फेट इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, राइट। बट इन द केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, अगर इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या है? इनवर्टिब्रेट्स में ये आर्जिनिन फॉस्फेट है, राइट। देखो यहाँ पर 3 मसल्स हैं, जैसे लिखे हैं नाम, देखो टाइप्स ऑफ मसल ए बी एंड सी। अब आप तीनों को जरा फोकस करके देखिए, आपको तीनों में वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन इन द सेंस कि आपको उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जैसे कार्डियक मसल का डिफरेंस देखिए, the A will be this will be the cardiac muscle, right? Second will be the striated muscles, third will be the visceral muscles, right? इनको एक टेबल के फॉर्म में हम नोट करेंगे जहां पर इन डिफरेंस के बेसिस पे दिखा है, तो इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। किस तरीके से करेंगे? कुछ इस तरीके से देखिए। सबसे पहले कार्डियक मसल, देन कम स्केलेटल मसल,
and then the last one it will be the visceral muscle, right? Now point number 1, cardiac muscles present in myocardium of the heart. अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी कार्डियक वर्ड आए ना, जब भी कार्डियक वर्ड आए इट मीन्स द थिंग इट इज रिलेटेड विद हार्ट। किसके साथ कनेक्शन है? कार्डियक वर्ड आया उसका मतलब है कि ये थिंग जो भी है प्रोसेस है या इट इज रिलेटेड विद द हार्ट वन। कार्डियक मसल दैट मीन्स इट्स रिलेटेड विद द हार्ट, it is related with the heart, so it will be present in the myocardium muscle of the heart। तो ये लोकेशन हुआ। स्केलेटल मसल की बात करें सो इट विल बी अटैच्ड टू स्केलेटन एक्सेप्ट द डायफ्राम एंड टंग मसल। जब भी एक्सेप्शन आता है ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका कॉमन जो है अटैचमेंट दैट विल बी दी अटैच टू द स्केलेटन, तो ये कॉमन हो गया लोकेशन, राइट। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? लोकेशन कह रहा है कार्डियक मसल का लोकेशन है मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, राइट। सेकेंड स्केलेटल का जो अगर हम बात करें तो इट इज अटैच टू द स्केलेटल मसल, बट यहाँ एक एक्सेप्शन है दैट इज डायफ्राम एंड टंग मसल, यहाँ पर स्केलेटल मसल प्रेजेंट नहीं होते हैं। थर्ड वन इज विसरल मसल्स दैट इज प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गट, देन कम्स ब्लड ऑर्गन यानी कि ब्लड वेसल्स, देन कम्स यूरिनरी ब्लैडर्स, राइट। अब ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर? आई डोंट थिंक सो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर, व्हाट इज गट एंड व्हाट इज ब्लड वेसल्स, ये आपको बिल्कुल भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, अब यहाँ क्या लिखा है? विसरल मसल। तो विसरल मसल्स क्या होते हैं, राइट? विसरल मतलब कुछ ऐसे चीज जो या तो डीप इनवर्ड्स में रिलेटेड है, यानी कि रिलेटिंग टू विसरा, जैसे कि जैसे ये विसरा जो है ना दैट इज दी, ऐसा आप समझना है आपको। विसरल दैट मीन्स ऐसा कोई पोर्शन जो इंटरनली प्रेजेंट हो किसी ऑर्गन में, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स का कोई पार्ट हो मेन कैविटी के आसपास, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, गट हो गया, ब्लड वेसल हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गई, तो इसके अंदर की जो वॉल्स होती है दैट इज मेड अप ऑफ विसरल मसल। तो ये तीन जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 1 इट्स नो सेइंग दैट इट्स लोकेशन, तीनों का लोकेशन बता रहा है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? सार्कोलेमा के बारे में बात कर रहा है। सो सार्कोलेमा इज इल डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता कार्डियक मसल में, सो इट विल बी दी इल डिफाइन होता है। अगर स्केलेटल मसल की बात करें इट्स वेल डिफाइंड, और विसरल की बात करें इल, यहाँ पे भी इल। तो सार्कोलेमा जो है वो कार्डियक और विसरल ये दोनों मसल में इल होता है, जबकि स्केलेटल मसल में ये वेल डिफाइंड होता है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? मसल फाइबर्स सिलेंड्रिकल बट ब्रांच विद द इंटरकैलेटेड डिस्क एट द जंक्शन। ओके, पॉइंट क्या रहा है कि भाई मसल फाइबर का शेप कैसा, यहाँ पर शेप की बात कर रहा है, फिर वो बात कर रहा है कि वो ब्रांच है कि अनब्रांच्ड है, राइट। तो शेप की बात कर रहे हैं तो मसल्स जो है कार्डियक के दैट विल बी दी फाइबर्स जो है वो सिलेंड्रिकल है ऐसा बता रहा है। तो यहाँ पर शेप आएगा सिलेंड्रिकल कार्डियक मसल का, बट ये ब्रांच्ड है, लेकिन ब्रांच किसके साथ बना रहे हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये कहाँ प्रेजेंट है इंटरकैलेटेड डिस्क? दैट इज एट द जंक्शन, इट्स एट द जंक्शंस। अब मसल्स फाइबर की बात करते हैं स्केलेटल में, तो ये भी सिलेंड्रिकल है, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से ये अनब्रांच है, जबकि कार्डियक जो है ब्रांच था, स्केलेटन में ये अनब्रांच है। एंड इन बंडल्स दैट मीन्स व्हाट, ये बंडल के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। किस फॉर्म में? बंडल्स, ये बंडल के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, राइट। अगर मैं विसरल मसल की बात करूं तो इसके जो मसल फॉर्म है दैट विल बी द फ्यूजी फॉर्म, या आई कैन से स्पिंडल, स्पिंडल शेप है इसकी, राइट। दूसरी बात अनब्रांच्ड है और सॉलिटरी है, बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है। टेबल की फॉर्म में, अगर इसको सेंटेंस की फॉर्म में डाला जाता है तो थोड़ा सा चटपटा अलग हो जाता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उसके शेप के साथ साथ उसके अंदर किस टाइप की लाइनिंग्स वगैरह बनी हुई थी, राइट। मूवमेंट कैसी है उस चीज़ की बात करनी है हमें। तो पहले बात करते हैं कार्डियक मसल की। सो इट विल बी फेंटली स्ट्रिएटेड वन, मतलब ये स्ट्रेटेड मसल है। स्केलेटन की बात करें तो फाइबर स्ट्रिएटेड है, क्या है?
फाइबर्स स्ट्रेटेड और आई कैन से स्ट्रिप्ड मसल्स, राइट, स्ट्रिप्ड यानी कि डार्क एंड लाइट बेंड्स प्रेजेंट, यहाँ दो अलग अलग बैंड देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसकी बात करें बैंड, कुछ ज्यादा मसल आ जाएंगे तो हमें डार्क दिखेगा, कम मसल होंगे तो वो एरिया हमें लाइट दिखेगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम विसरल की बात करें तो स्ट्रेटेड नहीं है, इट विल बी कंप्लीटली अनस्ट्रेटेड, मतलब डार्क एंड लाइट बेंस तो यहाँ पर एब्सेंट ही है। आपको क्या मानना है, राइट। स्ट्रेटेड मसल जो होते हैं उसमें डार्क लाइट बेंड देखो प्रेजेंट है, दैट इज स्केलेटन वन। विसरल में ये अनस्ट्रेटेड है तो यहाँ डार्क एंड लाइट बेंस जो है वो एब्सेंट है, सो इट्स नोन एज स्मूथ मसल्स। तो इसको स्मूथ मसल क्यों कहा गया है, उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। Visceral muscle is known as smooth muscle. The reason behind it is that it is unstriated. That means dark and light bands are absent one. Okay. नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ नंबर देखिए, इनवॉलेंट्री मसल है, मतलब कि आपकी इच्छा अनुसार इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दो होते हैं, एक होता है इनवॉलेंट्री और एक होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है आप कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरली, जैसे कि स्केलेटन मसल, राइट। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जैसे आप उसको कंट्रोल ही ना कर सको, आपकी विश में ना हो, जैसे कार्डियक मसल एंड विसरल मसल। जैसे आपका हार्ट जो है वो ब्लिंक कर रहा है तो हार्ट को रोक नहीं सकते आप, ये आपकी डिफॉल्ट में, आपकी विश में नहीं है, लेकिन आपकी हैंड की मूवमेंट आपकी कंट्रोल में। जैसे आप अभी कुछ लिख रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप रुक सकते हैं कि भाई मैं 10 मिनट नहीं लिखूंगा, ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हार्ट को भाई 10 मिनट ब्रेक ले रहे, नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो दैट विल बी द इनवॉलेंट्री, राइट। और वॉलेंट्री मतलब जो चीज आपके कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट नंबर 6, कॉन्ट्रैक्शन स्लो बट रिदमिक। अब यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दैट विल बी दी स्लो वन, लेकिन रिदमिक है। आपको पता ही है कि हार्ट की मूवमेंट एक स्पेसिफिक रिदम में होती है, राइट। आपने सुना होगा कि धक धक धक, बट इट्स लब डब, द वॉइस विल बी लब डब, ऐसे हार्ट की वॉइस होती है, राइट। हम इसको भी सुनेंगे। अब यहाँ क्या लिखा कि कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे होता है लेकिन ये रिदमिक मूवमेंट में होता है। अगर मैं जाऊँ स्केलेटन में, तो स्केलेटन में लिखा कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्विक हो जाता है, यहाँ पर वर्ड पे फोकस करिएगा, क्विक, जल्दी हो जाता है। और लास्ट में देखिए विसरल ऑर्गन में अगर हम जाएंगे तो ये स्लो है, क्या है, कॉन्ट्रैक्शन स्लो है। तो 6 पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में था। नंबर 7, फाइबर्स किसके साथ अटैच होते हैं, किस सिस्टम से, मतलब उसके न्यूक्लियस के नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ फाइबर जो है, कार्डियक मसल जो है उसके फाइबर की अगर हम बात करें, इट विल बी 1 and 2, या तो एक न्यूक्लियस होगा या फिर 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं। अगर हम स्केलेटन की बात करें तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है नंबर। लेकिन अगर हम विसरल मसल में जाएं, इट इज कंप्लीटली यूनि न्यूक्लिएटेड। यूनि मतलब सिंगल, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। एंड द लास्ट वन फैटिज, मतलब कि ब्रेकडाउन के बारे में बात कर रहा है। कार्डियक मसल जो है अगर इसकी फैटिज हो जाए तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता है, फैटिज डज नॉट डेवलप। एक बार अगर ये मसल टूट जाता है तो ये अपने आप में रिपेयर नहीं हो सकता है, राइट। कार्डियक मसल क्योंकि हार्ट का मसल है ये। स्केलेटल मसल की बात करें तो अगर फैटिक जो है डेवलप हो सकता है यहाँ पर। और लास्ट वन विसरल की बात करें, सेम, क्योंकि ऑर्गन का पार्ट है, इट्स डज नॉट डेवलप। तो ये हो गया डिफरेंस। इसके बीच का डिफरेंस है 3 डिफरेंट टाइप के मसल्स। फर्स्ट कार्डियक मसल, सेकेंड स्केलेटल मसल एंड थर्ड विल बी द विसरल मसल्स। सो नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, एंटागोनिस्टिक सेट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में बात करेंगे, राइट। डिफरेंट जो सेट्स होते हैं हमारे जो मसल्स के, राइट, उसके बारे में डिस्कस करना है। टोटल 6 अलग अलग सेट्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट। जिसमें सबसे पहले आएगा फ्लेक्सोर और आई कैन से इट्स एक्सटेंसोर मसल। कौन सा सेट है, फ्लेक्सोर एंड एक्सटेंसर सेट मसल। फ्लेक्सर मतलब बाइसेप, इसका एग्जांपल बनता है। आपको बाइसेप के बारे में पता है, राइट, दैट इज फॉर बेंडिंग, एंड बेंडिंग के लिए यूज होता है। फ्लेक्सोर जो है दैट इज अ बेंडिंग पैटर्न। एंड नेक्स्ट इज एक्सटेंसर, दैट इज एग्जांपल इज ट्राइसेप, दैट इज फॉर स्ट्रेटनिंग द आर्म्स एट एल्बो, स्ट्रेट फॉर्म करना है, राइट। तो बाइसेप और ट्राइसेप किसका एग्जांपल बनेगा, फ्लेक्सोर एंड एक्सटेंसोर रिस्पेक्टिवली। नंबर 2 स्पिंक्टर मसल और डायलेटर मसल। एक टाइप की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करता है। सो स्पिंक्टर रिड्यूसेस
while dilator increases the diameter of the opening. मैंने बोला ऑन ऑफ का काम करता है, राइट. स्पिंक्टर रिड्यूस करता है डायमीटर और डायलेटर इंक्रीज करता है डायमीटर फॉर द ओपनिंग. फॉर एग्जांपल सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स ऑफ द एरिस. ये स्पिंक्टर जो है स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में भी प्रेजेंट होता है, जहां पर जो मटेरियल है स्टमक से निकलकर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पर ये प्रेजेंट. तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करता है. नंबर 3, एडक्टर एंड अबडक्टर. दो नेक्स्ट सेट क्या है, एडक्टर एंड abductor muscles. So adductor draws the limbs toward the body axis. Adductor क्या करेगा, it draws the limbs toward the body axis while adductor takes them away. बेटा बेटा पैर अपनी बॉडी के साथ पास खींच लिया हाथ, राइट. जैसे मेरा हाथ ऐसे दूर है, मैंने स्ट्रेट करके रखा, फिर धीरे से आके मैंने अपने हाथ पे रखा, दैट विल बी एडक्टर मसल का काम है. अब हार्ट से हाथ चेस्ट के ऊपर हाथ रखा, मैंने उसको वापस दूर किया, राइट. दैट इज द एडक्टर. क्लियर हो गया. थर्ड पेयर. फोर्थ क्या कह रही है, लेवाटोर एंड डिप्रेसर मसल. फोर्थ पेयर विल बी दी लेवाटोर एंड डिप्रेसर मसल्स. लेवाटोर टेक्स द बॉडी पार्ट वर्टिकली अपवर्ड. लेवाटोर का काम क्या है, इट विल टेक्स द बॉडी पार्ट वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा. जबकि डिप्रेशर जो है इट विल ब्रिंग्स डाउन. कोई चीज हम ऐसे हाथ को ऊपर कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू लेवाटोर. नीचे कर रहे हैं, डिप्रेसर. ठीक है. नंबर 5, दैट इज प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर. टू ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स. सो प्रोट्रैक्टर टेक्स ऑर्गन्स फॉरवर्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन. ऑर्गन जो अपनी नॉर्मल पोजीशन में होता है वहां से उसको फॉरवर्ड आगे ले जाने का काम प्रोट्रैक्टर करता है, राइट. वाइल रिट्रैक्टर जो है इट ब्रिंग्स देम बैक, उसको वापस उसकी ओरिजिनल प्लेस पे लेके आता है. कौन, रिट्रैक्टर. एग्जाम्पल मसल्स ऑफ लोअर जॉ फॉर टू एंड फ्रो मूवमेंट. खाना हम खाते हैं ना, मसल लोअर जो है ऊपर नीचे होता रहता है. प्रोट्रैक्टर एज वेल एज रिट्रैक्टर की हेल्प लेकर ही होता है, राइट. नंबर 6 आएगा प्रोनेटर एंड सुपिनेटर. नंबर 6 इज प्रोनेटर एंड सुपिनेटर. सो प्रोनेटर जो है इट विल ब्रिंग्स पाम बैकवर्ड्स. पाम को कहाँ लेके जाएगा, पीछे की साइड पे लेके जाएगा, बैकवर्ड. जबकि बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, वेयर स्पिनेटर जो है इट विल ब्रिंग्स इट टू फॉरवर्ड एंड अपवर्ड. प्रोनेटर बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड लेके जाता है, बैकवर्ड डाउनवर्ड याद रखना है. स्पूनिटर जो है, सॉरी स्पूनिनेटर जो है उसको फॉरवर्ड एंड अपवर्ड लेके जाता है, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड ले जाएगा. तो ये क्या है, दिस विल बी दी एंटागोनिस्टिक सेट्स. किसके, मसल के. टोटल 6 सेट हो गए. नंबर 1 फ्लेक्सोर एंड एक्सटेंसर का पूरा सेट. नंबर 2 स्पिंक्टर डायलेटर मसल्स. नंबर 3 adductor and abductor muscle. Number 4 levator and depression muscle. Number 5 protractor and retractor muscle. And number 6 will be the pronator and spoonator. क्लियर. अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल फाइबर की. इसकी बात करनी है हमें, स्केलेटल मसल फाइबर. तो यहाँ जो स्केलेटल मसल फाइबर है दो अलग अलग टाइप के होते हैं, red muscles fibers as well as white muscle fiber. So in birds and mammals, that is mammals and birds and homeotherms, these fibers are functionally according to two types, red and white. अब जो रेड मसल्स है और व्हाइट मसल्स, उसी कंपैरिजन में एक सिंपल सी पॉइंट के बारे में बात करनी. छोटा सा टेबल लाइक स्ट्रक्चर है. पॉइंट 1 क्या कह रहा है, रेड मसल्स की जो फाइबर होते हैं दे आर थीन फाइबर्स. रेड मसल्स के जो फाइबर होते हैं दे आर थीन फाइबर्स, जबकि व्हाइट मसल जो है उसके फाइबर्स थिक होते हैं. एक हो गया थीन और एक हो गया थिक फाइबर्स. पहला पॉइंट हो गया. नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर 2 जो पॉइंट है रेड मसल्स का, इट इज नो सेइंग दैट यहाँ पर मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट है, सॉरी प्रेजेंट है. मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट रेड वाले में, जबकि व्हाइट वाले में एब्सेंट है. मायोग्लोबिन जो है मसल का प्रोटीन है, रेड में प्रेजेंट, व्हाइट में एब्सेंट. माइटोकॉन्ड्रिया की बात की है तो रेड वाले में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया लिखी है यहाँ पर मैनी, जबकि व्हाइट में लिखी है फ्यू. देखो अब यहाँ मैनी माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है नॉन एज पावर हाउस, ये आपको पता है.
माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर लिखा है कि मेनी ज्यादातर है, दैट मीन्स वहां पर एनर्जी बन रही होगी ज्यादातर, और अगर एनर्जी ज्यादा बन रही है तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा ही यूटिलाइज हो रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है जो वहां पर स्टोर हुआ आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो वहां पर एटीपी प्रोडक्शन जो है वो कुछ अलग ही और ज्यादा हो रहा होगा, इसलिए इसको एरोबिक मसल भी कहते हैं। जिसको रेड मसल्स, रेड मसल्स आर नोन एज एरोबिक मसल्स। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज गोइंग टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एटीपी। दैट मीन्स ऑक्सीजन का यूज ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रेक्शन जो है स्लो है रेड मसल्स में, जबकि यहां व्हाइट मसल की बात करें तो ये फास्ट है, एक में स्लो एक में फास्ट। नंबर 5, फैटिक डेवलप्स स्लोली, धीरे धीरे फैटिक्स डेवलप हो रहा है कहां पर? रेड मसल में। जबकि व्हाइट मसल की अगर हम बात करें तो यहां पर जो फैटिक डेवलप हो रहा है इट्स अर्ली, इट्स अर्ली। एक में धीरे धीरे, दूसरे में जल्दी जल्दी हो रहा है, राइट? फैटिक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप की ब्रेकडाउन, एक टाइप का डिजीज है फैटिक जो है, एक टाइप का डिजीज है जहां पर कोई लाइन डैमेज हो जाना, ब्रेकडाउन हो जाना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है, राइट? एग्जाम्पल एक एक दे दिया है। रेड मसल्स का एग्जाम्पल है फ्लाइट मसल्स इन काइट एंड बैक मसल्स इन ह्यूमन। फ्लाइट मसल्स इन काइट एंड बैक मसल्स इन ह्यूमन, ये एक एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया? रेड मसल्स का। व्हाइट मसल का एग्जाम्पल क्या हो गया? फ्लाइट मसल्स इन हाउस फेरो। हाउस फेरो आपने देखी होगी, राइट? तो ये जो हाउस फेरो है उसका फ्लाइट मसल मतलब उड़ने का जो मसल होता है वो, एंड आईलीड का मसल है, ह्यूमन की जो आईलीड होती है उसका जो मसल होता है दैट विल बी दी व्हाइट मसल फाइबर। तो ये हो गया स्केलेटल मसल फाइबर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी स्मूथ मसल्स जो बर्ड्स में होता है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उसमें दो टाइप का होता है, एक होता है मल्टी यूनिट टाइप एंड एक होता है सिंगल यूनिट टाइप। सो मल्टी यूनिट टाइप मतलब ऑल द मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली एज अ सेपरेट यूनिट, अपने आप में वो सेपरेट रहते हैं और एक एक मसल एक एक अपने आप में वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट? जबकि सिंगल यूनिट की बात करें तो ऑल द मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मतलब सब साथ में लेकर काम करते हैं, मल्टी यूनिट मतलब सब इंडिविजुअली काम करते हैं। और एग्जांपल दिया है मल्टी यूनिट का, मसल फाइबर ऑफ हेयर रूट, मसल फाइबर ऑफ हेयर रूट्स एंड द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स की वॉल पे मसल जो होते हैं वो, हेयर रूट के मसल जो होते हैं वो मल्टी यूनिट होते हैं, सेपरेटली इंडिविजुअल काम करते हैं। और सिंगल यूनिट का एग्जांपल दिया है मल्टी फाइबर्स ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर का मल्टी फाइबर्स मसल फाइबर जो होता है वो गट का और यूटरस का, ये सब साथ में मिलके एक हो गए, एकजुट होके काम करते हैं। क्लियर है? तो ये है मल्टी यूनिट और सिंगल यूनिट टाइप जो स्मूथ मसल में होता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मस्क्यूलर टिश्यू। क्लियर है? हमने क्या कंप्लीट किया यहाँ पर? मस्क्यूलर टिश्यू।